चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एग्जाम वाइज इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर में से आपका 8 मार्क का एक सम पूछा जाता है। 8 मार्क का सम सेक्शन ई में आपको ये पूछा जाता है। और इन सम के लिए भी अगर मैं आज आपको बताऊं तो इसके सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ कि ये सम्स कैसे करने हैं। पूरा सम तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। जैसे हमने अकाउंट में सेकंड चैप्टर देखा था ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें भी मैंने बोला था कि उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो सम समझ में आएंगे। कि एक दिन में रिवीजन में वो चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। उसी तरह से ये चैप्टर भी है, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इसके बाद वाला रिटायरमेंट का। ये दोनों चैप्टर भी वैसे हैं कि जिनके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये 8 मार्क का सम है, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। इसके भी अगर टेक्स्ट बुक में आपके एग्जाम्पल और सम्स मिलाकर देखे जाए ना तो कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं, बरोबर। और उनमें से भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आते हैं। जो जो चेंजेस है ना हर सम में, वो चेंजेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो रूल्स आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। कि जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जनरली पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन क्यों करवाया जाता है? कि जब बिजनेस में कैपिटल की ज़रूर हो, पैसों की कमी पड़ रही हो, तो एक नया पार्टनर ऐड करते हैं कि वो थोड़ा कैपिटल लेके आएगा ना। या तो बिजनेस में कोई एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूर हो कि कोई पर्टिकुलर वर्क हमसे नहीं हो रहा है, उसके लिए स्पेशलाइजेशन वर्क की या टैलेंट की ज़रूर है, तो कोई पार्टनर को ऐड किया जाता है, उसको एडमिशन दिया जाता है, बरोबर ना। ऐसे जनरली ये रीजंस होते हैं। या तो फिर कि भाई अभी अगर बिजनेस की ग्रोथ करनी है और बिजनेस में ज़्यादा लोगों की ज़रूर है, तो नए पार्टनर को ऐड करते हैं, उन्हें एडमिशन देते हैं। इसके लिए एडमिशन होता है ना। और जब एडमिशन किया जाता है ना तो पूरे फॉर्म का रीवैल्यूएशन करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में ये समझा था कि पूरे फॉर्म का रीवैल्यूएशन मतलब कि पूरे फॉर्म की सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज की नई वैल्यू ढूंढते हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस की नई वैल्यू फाउंड करते हैं, बरोबर ना। बिजनेस की नई वैल्यू ढूंढते हैं कि भाई अब बिजनेस कौन सी कंडीशन में है हमारा। और इसके लिए जब इसकी अकाउंटिंग इफेक्ट दी जाती है तो एडमिशन में जनरली ये 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि जिनमें एसेट्स और लायबिलिटीज की जो नई वैल्यू फाइंड करते हैं उससे कितना फायदा या नुकसान हुआ, वो यहाँ पे लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। दूसरा कैपिटल या करंट अकाउंट बनता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ सिर्फ कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल ही बनाना है। अगर दिया हुआ करंट अकाउंट भी बनाना है तो वो बनाएंगे, तो दोनों बनाएंगे, नहीं तो सिर्फ कैपिटल। और कैपिटल और करंट में कैसा डिफरेंस होता है ये सेकंड चैप्टर में देखा था हमने। इसके बाद एक कैश अकाउंट बनता है, कुछ भी कैश बिजनेस में आए या जाए वो यहाँ मेंशन करते हैं। और आखिरी में बैलेंस शीट, बरोबर ना। ये 4 मेन अकाउंट बनते हैं। और अगर इनके एडजस्टमेंट की बात करें, आप लोग जैसे सम करोगे तो सम में भी वैसे ही करोगे ना, सबसे पहले सब एडजस्टमेंट क्लियर करोगे। और एडजस्टमेंट क्लियर करने के बाद फिर जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपको दिए हुए हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन क्लियर करोगे। सही बात है ना। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें, मैं कुछ एडजस्टमेंट के रूल्स आपको बता रहा हूँ। ये रूल्स नोट कर लेना, एक बुक में नोट कर लेना। फिर जब भी सम करो ना तो ये रूल्स साथ में लेकर बैठना, तो वो सम करने में इजी रहेगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पे अटके हैं तो उसका रूल क्या है, वो रूल इसमें लिखा हुआ होगा, बरोबर। तो इसलिए देखो, अगर हम लोग एडजस्टमेंट क्लियर करते हैं ना तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आता है ना उसका, वो ये आता है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। कि सबसे पहला ऑलमोस्ट सम में सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आपका होगा ना, वो यही होगा कि जो नया पार्टनर है वो नया पार्टनर कुछ कैपिटल कैश में लेके आ रहा है, बरोबर ना। 99% सम्स में आपका पहला एडजस्टमेंट यही है कि भाई जो नया पार्टनर है वो नया पार्टनर जो है वो समझो 50,000 कैश लेके आया है। जो भी नया पार्टनर आएगा वो कुछ तो कैपिटल लेके आएगा ना। तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? एडजस्टमेंट तो हमेशा दो दो एंट्रीज होगी। वो दोनों एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट की मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये नोट कर लेना। कि कोई भी नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी एक एंट्री करते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में, जो कैश अकाउंट बना हुआ होगा ना उसके डेबिट में जाके लिखेंगे कि भाई न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो नए पार्टनर का नाम लिखेंगे कि भाई अगर ए बी सी अकाउंट है तो सी अकाउंट। और कैश अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बरोबर। उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट होगा ना उसमें जो न्यू पार्टनर की लाइन होगी, कैपिटल अकाउंट में 3 लाइन होती है ना, ए बी सी, तो जो नए पार्टनर की लाइन होगी उसमें लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आए तो उसकी यही एंट्री करते हैं, कैश के डेबिट में और दूसरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। सही बात है। पहली एंट्री हमेशा यही होगी आपकी ऑलमोस्ट सम में।
फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री ऑलमोस्ट होती है ना, वो होती है गुडविल की एंट्री, एंट्रीज ऑफ गुडविल। आपके इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट यही आता है गुडविल का। अगर ये एडजस्टमेंट आप याद कर लो ना, गुडविल की प्रैक्टिस कर लो ना, तो बाकी का पूरा क्वेश्चन तो आप जो सेकेंड चैप्टर में करते थे ना उसकी तरह ही है। फिर तो पूरे सम में और कुछ भी नहीं करना है, एक गुडविल की एंट्री पे ही खास ध्यान देना होता है। तो गुडविल की एंट्री कैसे क्लियर करेंगे? तो गुडविल की एंट्री में ये अलग अलग 4 सिचुएशन है, ये 4 सिचुएशन नोट कर लेना। जब भी गुडविल दी गई हो तो इनमें से कौन सी सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से एंट्री करना आप लोग, बरोबर। तो सबसे पहली सिचुएशन, व्हेन ओल्ड गुडविल इन बैलेंस शीट, ये एक सिचुएशन होगी कि आपके बैलेंस शीट में भी एक पुरानी गुडविल दी गई होगी। जब भी आप गुडविल की एंट्री करोगे तो ऊपर बैलेंस शीट में आपके एसेट साइड पे कुछ गुडविल दी गई होगी, शायद हो या शायद ना हो। अगर ना हो तो बात ही खत्म। लेकिन अगर बैलेंस शीट में आपको जो है वो गुडविल अगर दी गई हो तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले जो पुरानी गुडविल हो ना, गए साल की गुडविल, नई गुडविल नहीं, जो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दी गई है गुडविल, तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट नहीं बना हुआ तो कैपिटल में ही बांटेंगे, और अगर कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, सॉरी करंट अकाउंट बना हुआ है, तो करंट अकाउंट में बांटेंगे। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे, बरोबर। कहाँ पे बांटेंगे? डेबिट साइड। डिस्ट्रीब्यूटेड एट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट डेबिट साइड। मैंने वो नहीं लिखा ना, कि यहाँ पर लिख देना कि वो डेबिट साइड पे बांटा जाएगा। और कैसे बांटा जाएगा? ओल्ड रेशियो में, कि जब भी पुरानी गुडविल दी गई हो तो उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी और कोई काउंटिंग नहीं, एक ही एंट्री करेंगे खाली। ओल्ड रेशियो में दोनों पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। फिर नई गुडविल की एंट्री जो एडजस्टमेंट में दी गई होती है, नई गुडविल एडजस्टमेंट में होती है, ये पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में थी। तो जो एडजस्टमेंट में न्यू गुडविल हो उसमें 3 सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर जो है वो अपना गुडविल कैश में लेके आ रहा हो, मेंशन होता है ना एडजस्टमेंट में कि नया पार्टनर कैपिटल भी लेके आया और उसके साथ गुडविल भी लेके आया, बरोबर। तो अगर वो कैश में लेके आ रहा है ना, तो उसकी 2 एंट्री करते हैं। एक कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, जो कैश अकाउंट बना हुआ है उसके डेबिट में जाके लिखेंगे, उसमें लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। जब भी नई गुडविल की कोई भी एंट्री करनी हो ना, तो उसमें कोई नाम नहीं लिखेंगे, हर जगह पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। कैश के डेबिट में जाके लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ हो कि न्यू पार्टनर सी है, वो 50,000 गुडविल लेके आ रहा है कैश में, 50,000 कैश में गुडविल लेके आ रहा है, तो कैश के डेबिट में जाके लिखेंगे 50,000, और कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में, नहीं तो कैपिटल में ही, कैपिटल के क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बरोबर। ये 50,000 दोनों को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, बरोबर। सेक्रीफाइस रेशियो, वो सेक्रीफाइस रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे ढूंढते हैं? 4th चैप्टर में देखा था कि ओल्ड माइनस न्यू, ऐसा होता है ना, कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइस मिलता है। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, तो फिर सेक्रीफाइस नहीं, उस ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए हुए हैं तो फिर सेक्रीफाइस ढूंढ के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बरोबर। कितनी बार आपको क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि चलो न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं दी गई है, खाली लिखा हुआ है उसमें कि न्यू पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके आ रहा है, कितनी गुडविल नहीं दी हुई, तो उसके साथ है ना आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा कि टोटल फर्म्स गुडविल इज 1 लाख या जो भी रुपीज हो, कि पूरे बिजनेस की गुडविल 1 लाख है, उसमें से वो अपना हिस्सा लेके आ रहा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसका हिस्सा ढूंढ लेंगे। आपको नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ होगा कि जैसे लिखा हुआ हो कि न्यू पार्टनर शेयर जो है वो 1/3 है ना, या 1/4 है, जो भी। तो 1 लाख के 1/4 करेंगे, कितना होगा? 25,000। मतलब न्यू पार्टनर वो 25,000 गुडविल लेके आ रहा है, बरोबर। एक ये सिचुएशन कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा हो तो। फिर दूसरी सिचुएशन आती है व्हेन न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि अगर वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है,
बराबर ना, कि अगर वो गुडविल कैश नहीं लेके आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो उसकी ये एंट्री आती है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट, करंट बना हुआ हो तो करंट में, नहीं तो कैपिटल में ही, उसके डेबिट में लिखेंगे, न्यू पार्टनर के डेबिट में। और ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट के क्रेडिट में सेक्रीफाइस रेशियो में वो बांट देंगे। जैसे वही 25,000 की गुडविल है अगर, लेकिन लिखा हुआ है कि वो गुडविल लेके नहीं आया, तो लेके नहीं आया इसका मतलब एंट्री नहीं करेंगे ऐसा नहीं, उसकी भी एंट्री होगी। और उसकी ये एंट्री होगी कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट होगा उसके डेबिट में लिखेंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट होगा उसके क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। और उसके क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे सेक्रीफाइस रेशियो में। तो एक ये सिचुएशन हो तो इसके हिसाब से एंट्री, सिचुएशन देखना कि इन तीन में से क्या है, और इन तीन में से ही आएगी, या तो ये सिचुएशन, ये स्पेशल सिचुएशन, बराबर। ऑलमोस्ट सम में ये सिचुएशन नहीं आती, आपके पूरे टेक्स्ट बुक में शायद एक आध ऐसा सम होगा कि जिसमें ये सिचुएशन होगी, कि जब हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं ना, उस सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते वक्त इफ एनी पार्टनर गेन्स, कि अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो, कि अगर कोई गेन करे तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर वो गेन कर रहा है ना, तब काउंटिंग जो है, ये ध्यान देना कि उस वक्त काउंटिंग ऑन होल गुडविल, तो पूरी गुडविल पे काउंटिंग करते हैं, सिर्फ उसके शेयर पे नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना हिज शेयर, यहाँ पे भी हिज शेयर, भाई उसका हिस्सा खाली नहीं। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है, ये सिचुएशन अगर हो, तब उस वक्त काउंटिंग पूरी गुडविल पे होगी। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी दी गई है कि चलो पूरे फर्म की गुडविल 1,00,000 रुपए है, बराबर, पूरे फर्म की गुडविल 1,00,000 है, कि जिसमें से उसका शेयर 1/4 है, 1/4 जो नया पार्टनर है, मतलब 25,000 उसकी गुडविल है, बराबर। अब जब सेक्रीफाइस फाइंड कर रहे थे तब पता चला कि कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तब काउंटिंग ये 25,000 पे नहीं करेंगे, इन दोनों सिचुएशन में इसी पे ही काउंटिंग करेंगे, लेकिन इस सिचुएशन पे 25,000 पे नहीं, उस पे 1,00,000 पे काउंटिंग करेंगे, बराबर ना, 1,00,000 पे काउंटिंग करेंगे जब ये सिचुएशन हो। तब उसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कि जो नए पार्टनर का हिस्सा होगा ना, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का जो भी हिस्सा हो, भले 1/4 हो या जो भी उसका हिस्सा हो, न्यू पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। जो गेनिंग पार्टनर होगा, ये ढूंढते वक्त पता चलेगा ना कि ए बी सी में से चलो ए गेन कर रहा है, तो वो ए के भी कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। जो गेन कर रहा है उसके डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके क्रेडिट में, बराबर। और काउंटिंग कैसे, पूरी गुडविल पे, मतलब समझो ए गेन कर रहा है और उसका गेन है 3/4, तो उसको 3/4 यहाँ पे लिखेंगे, 1,00,000, 1,00,000 मल्टीप्लाई 3/4। और चलो जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका सेक्रीफाइस के अगर 2/4 है, जो भी, मैं तो रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो 1,00,000 के 2/4, तो उसकी जो अमाउंट आएगी वो उसके क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। तो गुडविल की आपकी ये 3 सिचुएशन आती है, बराबर ना। तो इन 3 सिचुएशन के हिसाब से जो भी गुडविल की एंट्री करनी हो वो एंट्री करना, इसे नोट कर लेना अच्छी तरह से। और एडजस्टमेंट में आपकी गुडविल की एंट्री हो जाए ना, पहले वो कैपिटल लेके आ रहे हैं, फिर गुडविल क्लियर कर दी, तो मतलब समझो आपका आधा सम हो गया। उसके बाद तो नॉर्मल एंट्रीज आती है, वो आती है रीवैल्यूएशन की। दूसरे एडजस्टमेंट क्या आते हैं, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट आते हैं। तो अब उसके एडजस्टमेंट समझे, रीवैल्यूएशन में कैसे एडजस्टमेंट आते हैं। तो गुडविल के बाद के ये जो एडजस्टमेंट आते हैं ना रीवैल्यूएशन के, उसमें जनरली कैसे एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इनके एडजस्टमेंट आते हैं आपके। कि जैसे एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, कि लैंड बिल्डिंग पहले 1,00,000 की थी अब 1,50,000 की हो गई, बराबर ना। या मशीनरी पहले 80,000 की थी अब 70,000 की हो गई, तो वैल्यू बढ़ना या कम होना जनरली ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं, तो उनके लिए ये रीवैल्यूएशन बनता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, कि जहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में कोई भी लॉस होता हो ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में कोई भी प्रॉफिट होता हो वो लिखा जाएगा,
बराबर। मतलब जनरली अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती हो, एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती हो, मशीन पहले 80,000 की थी अब 70,000 की हो गई, तो कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई? 10,000 की। तो 10,000 की वैल्यू डिक्रीज़ हुई तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाके लिखेंगे मशीनरी 10,000 रुपीज़, भाई ये नुकसान हुआ हमारा। सही बात है ना। तो डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है? कोई भी तरह का लॉस। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा? कोई भी तरह का प्रॉफिट। मतलब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती हो मतलब लॉस है वो डेबिट साइड पे, या लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती हो, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती हो कि भाई पहले क्रेडिटर्स को 10,000 देने थे अब 12,000 देने पड़ रहे हैं, तो मतलब 2,000 इंक्रीज़ हो गई। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो मतलब नुकसान है, तो वो भी डेबिट साइड पे। या तो अगर कोई एक्सपेंस हो कि जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो कि एक्सपेंस देना बाकी है, वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे। या तो फिर दूसरा जो है, अगर कोई एक्सपेंस आखिरी दिन पे पता चला कि भाई ये एक्सपेंस जो है वो आज पूरा करना है, तो वो भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। कोई भी नुकसान हो तो। और ध्यान देना एडजस्टमेंट के साथ, ये तो मैं एक एंट्री बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है। मतलब जैसे अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे ना, एक एडजस्टमेंट तो नॉर्मल आता है जो आप लोग किस में करते थे, पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट में जैसे एंट्री करते थे कि भाई जैसे अगर मशीन की वैल्यू कम हो गई तो एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाकर मशीन में से माइनस करेंगे कि 10,000 मशीन की वैल्यू कम हुई, और वो 10,000 जो नुकसान हुआ उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। बराबर ना। ये वो एंट्री, एक एंट्री बता रहा हूँ, दूसरी एंट्री तो बैलेंस शीट में होती है ना। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है, अगर कोई एक्सपेंस है, समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे कि हाँ भाई चलो सैलरी देना बाकी है, और दूसरा दूसरा लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग कि भाई वो सैलरी भी तो देना बाकी है ना। बराबर ना। तो दो दो एंट्री होती है, ये एक एंट्री मैं बता रहा हूँ, दूसरी एंट्री वो जनरल एंट्री जो आती है। और वैसे ही रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में कोई भी प्रॉफिट हो तो, मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती हो, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू पहले 1 लाख से 1,50,000 हो गई, तो 50,000 जो इंक्रीज़ हुआ, तो एक तो एसेट्स में हम लोग प्लस करेंगे, लैंड बिल्डिंग में प्लस करेंगे, और दूसरा यहाँ पर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आके लिखेंगे। या तो अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती हो, या अगर कोई इनकम आती हो, बराबर, कि जैसे अगर किसी से कमीशन लेना बाकी है, इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो वो सब एंट्री यहाँ पे आएगी। तो ये रीवैल्यूएशन की एंट्री हुई। कोई भी लॉस हो तो डेबिट में, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में, इतना ध्यान रखना। तो जनरली इसमें आपके एडजस्टमेंट क्लियर हो जाते हैं। एक जो पहले बताया गुडविल के एडजस्टमेंट आते हैं, एक रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट आते हैं। उसके बाद जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं ना, वो बैलेंस शीट की सब चीज़ें तो लाइन टू लाइन लिखते जाते हैं कि अगर लायबिलिटी की सब चीज़ें हैं तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही लिखेंगे, एसेट्स की जो चीज़ें हैं वो एसेट्स में ही लिखेंगे। बराबर। लेकिन उनके बीच में आखिरी में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं या पॉइंट्स आते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बीच में लिखे हुए होते हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। कि जैसे एडजस्टमेंट के बाद जब आप बैलेंस शीट के काउंटिंग करना शुरू करोगे ना, तब उसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें आएगी जिससे लायबिलिटी में या एसेट्स में कहो बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा, उसे कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है उसे। बराबर। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान देना। कुछ ऐसी चीज़ें जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में बांटी जाती है। कहाँ पे बांटी जाती है? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे बांटी जाती है वो सब चीज़ें। तो क्रेडिट साइड पे क्या क्या बांटा जाता है? तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ हो, प्रॉफिट दिया हुआ हो, या कहो लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ हो, आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे अगर लिखा हुआ हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसे फिर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में बांटेंगे। अगर करंट अकाउंट दिया हुआ है तो वहाँ पे बांटेंगे, नहीं तो कैपिटल में ही बांटेंगे उसे। बराबर। या कोई भी जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, कैपिटल रिजर्व हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे बांटा जाएगा। ठीक है। या तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी कहाँ बांटा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। लेकिन इन सब में खाली एक चीज़ ध्यान देना, ये बांटा तो जाता है लेकिन हमेशा एडजस्टमेंट क्लियर करने के बाद, अगर इन पे कोई एडजस्टमेंट हो तो वो एडजस्टमेंट क्लियर करने के बाद बांटते हैं। बराबर ना। जैसे जनरली आपका इसका एक एडजस्टमेंट आता ही है ऑलमोस्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है, आपको ऐसे दिया हुआ होता है कि चलो भाई हमारा रिजर्व जो है वो 30,000 का रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और जिसमें से 6,000 जो है वो हमें वर्कर्स को देने हैं, होता है ना। या जनरली एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व भी आता है कि अगर कोई वर्कर्स को एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए हमने 30,000 अलग करके रखे हैं और उनमें से 6,000 हमें वर्कर्स को देने हैं। तो जो बांटा जाता है ना फिर, तो 30,000 पूरे नहीं बांटते, उस 30,000 में से 6,000 कट करके बाकी के 24,000 बांटा जाता है। ये हमने चैप्टर 4 में भी रूल देखा था, बराबर ना। तो ऐसे में रिज़र्व कंप्लीट करने के बाद, मतलब एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद जो बचे ना वो रिज़र्व बांटा करो, वो डिस्ट्रीब्यूट किया करो कि चलो 30,000 में से 6,000 वर्कर को देने हैं, तो 6,000 लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कि 6,000 लायबिलिटी में लिखें, और बाकी के जो 24,000 बचे ना वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बांटेंगे, बराबर। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, कि चलो हमारे पास रिज़र्व पड़ा हुआ है कुछ 4,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट का रिज़र्व है, और आपको कोई एडजस्टमेंट दी गई हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई है, कि भाई 20,000 का इन्वेस्टमेंट था अब 18,000 हो गया, तो 18,000 हो गया मतलब 2,000 का नुकसान हुआ ना। तो वो 2,000 का नुकसान किस में से, इसमें से भरपाई हो जाता है। वो नुकसान, ऐसा नुकसान यहाँ पे नहीं लिखते रीवैल्यूएशन में, क्योंकि उस नुकसान के लिए ही हमने साइड में पैसे रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट में 2,000 का नुकसान हुआ तो वो 2,000 का नुकसान इसमें से भरपाई हो जाएगा, 4,000 में से 2,000 कट हो जाएंगे, उसके कोई मेंशन नहीं, सिर्फ काउंटिंग करनी है कि 2,000 कट हो गए और बाकी के 2,000 फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर। तो ऐसी चीज़ें हो ना तो उन पर पहले एडजस्टमेंट हो तो वो चेक कर लिया करो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया करो उसे, बराबर। तो ये सब चीज़ें नोट कर लो जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में बांटी जाएगी, और ये चीज़ें नोट कर लो जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में बांटा जाता है। तो डेबिट साइड क्या क्या बांटा जाता है, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस दिया हुआ हो, ब्रैकेट में लिखा हो लॉस, या तो अगर एसेट साइड पे लिखा हुआ हो, लॉस ना दिया हुआ हो लेकिन एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो ना, तो उसे कहाँ बांटेंगे, डेबिट साइड पे बांटेंगे फिर, बराबर। या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, या तो फिर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंस हो, तो ये सब लॉस हो ना, कोई भी तरह का, कोई भी तरह का एक्सपेंस या कोई भी तरह का नुकसान हो, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में बांटते हैं। तो ये क्रेडिट और डेबिट में क्या क्या बांटना है वो समझ लेना। अगर ये चीज़ें दी गई हो तो उसे बैलेंस शीट में मत लिखना, उसे कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और डिस्ट्रीब्यूट हमेशा ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है, न्यू रेशियो में नहीं। ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर को, नए पार्टनर को ये सब नहीं बांटते, बराबर। हमेशा ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ध्यान दे देना। तो पहले जब वो कैपिटल और गुडविल की एंट्रीज़ हो गई, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री हो जाए, फिर बैलेंस शीट में सब लिख कर और ये भी कंप्लीट कर दो, तो उसके बाद इसे क्लोज़ कर देते हैं। फिर तो सीधा क्लोज़ करते हैं ना कि रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आए तो उसे कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें जो भी बैलेंस मिले उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे, और कैश अकाउंट को भी क्लोज़ करके उसे भी बैलेंस शीट में, इन दोनों को क्लोज़ करके बैलेंस शीट में लेके आएंगे और आखिरी में बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। सही बात है ना। आपका 8 मार्क का सम आता है, बराबर। और उसके लिए मैंने जैसे पहले ही बताया प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये रूल्स याद रखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपके 100% इसमें से मार्क्स आ जाएंगे, बराबर। तो इनके जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो इसके भी रोज़ एक दो सम करते जाओ। तो अगर प्रैक्टिस हो गई तो आपके 8 मार्क का क्वेश्चन है उसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं ना, बराबर ना। तो आज जैसे हमने इसका रिवीजन देखा ना, ये सब रूल से याद रख लेना। तो इनके जैसे रिवीजन देखा तो उसके बाद जैसे रिटायरमेंट का रिवीजन है वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।